ये सैकेंड प्रॉब्लम है, आ पुत्र ड्रम है, आ देखो इदा इदा इनू स्टार्ट कर लो। हुण इस ड्रम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट ये सरफेस ते खड़ा वा तो वह सरफेस वेट नू सपोर्ट कर रहा सी, पर जदों आप ये सरफेस हटा देंगे तो इस सरफेस इस ऑब्जेक्ट के उपर एक फोर्स लगेगी mg वेट, दूजा नॉर्मल रिएक्शन, और तीजा अगर ये वेट नहीं गिरता, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरता, यदा मतलब इस mg नू बैलेंस करने वाली उपर नू फोर्स है, और वो केड़ी फोर्स होएगी कि अगर ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू साइड वॉल रेस्ट ते है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो सकती है, वो स्टैटिक ही हो सकती है। अच्छा हुण बेटा अगर ये घूम रहा वा, रोटेट कर रहा वा, ये आप ओमेगा मान लें हाले, ये रोटेट कर रहा, तो क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू रोटेटिंग ड्रम आप अगर ड्रम नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मनिया तो ये सूडो फोर्स भी लगेगी m ओमेगा स्क्वेयर, और r इसका रेडियस है। तो अगर ये विद रिस्पैक्ट टू ड्रम रेस्ट ते रहिंदा वा तो क्योंकि ड्रम रोटेट कर रहा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस करके सानू इन्हां एक्चुअल फोर्सिस के नाल नाल सूडो फोर्स भी इंट्रोड्यूस करनी पई। हुण ये बैलेंस होएगा, तो हुण देखो एफ एस इज इक्वल टू एम जी पुत एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर, ठीक है। हुण लिमिटिंग फ्रिक्शन एस दी एफ एस दी मैक्सिमम वैल्यू है, और वो होंदी हमेशा म्यू एन दे बराबर। आ देखो ना इथों, हुण इथों पता लगना तुहानू। हुण एफ एस कभी भी किसी भी हालत एफ एल तो ज़्यादा नहीं होना, घट हो सकता, बराबर भी हो सकता। हुण एफ एस हैगा एम जी, एफ एल हैगा म्यू एम ओमेगा स्क्वेयर आर, एम एम कटिया गया पुत, तो जी बाय म्यू आर लैस दैन इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, है ना। तो या फिर ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू, है ना, जी बाय म्यू आर। मतलब अगर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू घट्टो घट ये बराबर अंडर रूट जी बाय और या उस तो ज़्यादा होए, मीनस मिनीमम कितनी होनी चाहिए है, इक्वल टू, ता स्टैटिक कंडीशन रिटेन रहेगी, है ना। तो इट मीनस ओमेगा की वैल्यू मिनीमम, जे ड्रम मिनीमम इसके बराबर एंगुलर वेलोसिटी नाल घूम रहा, ओनली दैन ये ऑब्जेक्ट बिना फ्लोर दे टिकया रहेगा दीवार दे नाल। तो आ कंडीशन आ गई बेटा। तो हुण जिहड़ी इहदी एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी दित्ती सीगी 2 पाई इंटू न्यू, न्यू कितना सीगा 200/60। तो अगर आ वाली वैल्यू घट्टो घट चाहिए है ना, तो अगर आ एक्चुअल की वैल्यू इस तो ज़्यादा वा तो वो स्टे करेगा, अगर एक्चुअल की वैल्यू इस तो घट है तो वह गिर जाएगा। तो आ मिनीमम वैल्यू इतों निकली है। क्लीयर हुई गल? हाँ हुण थर्ड देखो बेटा, थर्ड हुण थर्ड दे विच बेटा गिवन है एंगल, फाइंड द एंगल थ्रू विच ए साइक्लिस्ट बेंड्स when he covers a circular path 34.3 मीटर लॉन्ग इन अंडर रूट 22 सेकेंड। हुण इहदे च तुहानूं याद होएगा कि एंगल ऑफ बेंडिंग कितना होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। मतलब साइक्लिस्ट कितना एंगल बेंड करे, है ना, ताकि उन्होंने मोड़ कट्टन लई फ्रिक्शन ते डिपेंडेंट ना रहना पे। एंगल ऑफ बैंकिंग वाला कंसैप्ट ही सी, ये एंगल ऑफ बेंडिंग आ गया। तो इत्थे वी की है साइक्लिस्ट की स्पीड, और आर है कि वो मोड़ कटते वक्त जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा वह रेडियस ऑफ करवेचर। हुण इहदे विच बेटा जी तो उन्हें दिता होया तुहानूं, बट थानू उन्हें सरकमफ्रेंस दिता होया 2 पाई आर इज इक्वल टू 34.3 मीटर,
और टाइम टेकन दिता होया √22 सैकेंड। तो आ है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, तो तुसी v भी कढ़ सकते हैं। सो आ गया v, और इस फार्मूला तो तुसी रेडियस निकाल सकते हैं r। मतलब उन्हें डायरैक्टली r और v नहीं दिते, उन्हें इनडायरैक्टली कंडीशन च दिते है, वो थानू इंटरप्रैट करना पैना ना, तो इस करके थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्लियर लक्ष्य? अंकुश? फिर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 च देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। मतलब आ इंक्लाइंड प्लेन है और इहदा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिता होया थानू फाई, तो ये जड़ा अपर हाफ है स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है। हुण बेटा ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इथों रेस्ट तो स्टार्ट हुई और वो जो नीचे स्लाइड डाउन करती हुई लास्ट तक पहुंची, अगेन कम्स टू रेस्ट एट द बॉटम। कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, इस लोअर हाफ च कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कढ़नी है पुत। हुण देखो, हुण क्योंकि आप वर्क एनर्जी थ्योरम कढ़ निकाल मतलब समझ चुके हैं, उन्होंने फॉलो कर चुके हैं, तो तुसी आसानी दे नाल वर्क एनर्जी थ्योरम दे नाल इस काम नू कर सकते हैं। हुण बेटा आ पॉइंट ए है और आ पॉइंट बी है ना। हुण चाहे स्मूथ है चाहे रफ है, इस पूरे रस्ते जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है सरफेस दे अलोंग, वो कितनी है? mg sin थीटा। ठीक है, और ਇਹਦਾ मतलब हुण देखो ना, इत्थे ऑब्जेक्ट रुकिया सी तो इनीशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इत्थे भी रुक गया तो फाइनल भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनीशियल भी 0। हुण वर्क डन इत्थे दो फोर्सेस है, एक ग्रेविटी दूसरी फ्रिक्शन। ग्रेविटी ए तो लैके बी तक चल रही है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी हो रही है पुत, तो आ ए तो बी तक दी डिस्प्लेसमेंट है एस, और डिस्प्लेसमेंट दे अलोंग ग्रेविटी का कंपोनेंट है mg sin थीटा। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी आ गई? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। हुण mg sin थीटा ते डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन सेम होने करके cos 0 1 हो गया, दिस वन। हुण आ जाओ दूजे पासे, हुण जदों ऑब्जेक्ट ए तो बी तक आ रहा, तो इत्थे तक सी तक कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, बट सी तो बी तक फ्रिक्शन भी लग रही है ना। किधर नूं लग रही है बेटा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे नूं आ रहा तो फ्रिक्शन ऊपर नूं है एफ। तो हुण जिहड़ा फ्रिक्शन का वर्क डन है बेटा, वो है एफ, और डिस्प्लेस फ्रिक्शन सिर्फ एस तो बी तक है, तो एस तो बी तक की डिस्प्लेसमेंट S/2 है, तो cos 180 डिग्री, तो FS/2। हुण फ्रिक्शन है कितनी पुत? थानू याद होएगा इनकलाइंड सरफेस के उपर फ्रिक्शन की हुंदी μn, और n की वैल्यू की हुंदी है mg cos। हुण इत्थे फाई की जगह फाई है ना, एक्चुअली आ एंगल फाई है, तो mg sin फाई, तो फ्रिक्शन ये बराबर हो गई। तो वर्क डन कितना आ गया पुत? μmg cos φ/2। हुण पर नाल इत्थे माइनस साइन भी आना cos 180 डिग्री करके, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ते डिस्प्लेसमेंट नीचे नूं है, डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन अप द प्लेन है। तो हुण बेटा आ दोनों वर्क डन हो गए, तो टोटल वर्क डन डेल्टा के है, तो इन्हां दोनों का सम करो, mg sin फाई इंटू एस माइनस μmg cos φ/2 इज इक्वल टू 0, है ना। हुण mg कॉमन है, एस भी आना ना इत्थे,
तो एम जी एस कॉमन निकल गया, तो साइन फाई माइनस म्यू बाय 2 कॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो हुण इथों म्यू बाय 2 कॉस फाई साइन फाई है, तो टैन फाई इज इक्वल टू, या म्यू इज इक्वल टू 2 टैन फाई। तो ये आंसर आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम नाल बड़ा ईजीली असीं इहनूं सॉल्व कर लिया। हुण देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जो स्ट्रिंग है कॉनिकल पेंडुलम दी, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री वर्टिकल, तो ਉਹਦਾ टाइम पीरियड है t1। और ਜਦੋਂ सेम पेंडुलम दी स्ट्रिंग एंगल वर्टिकल नाल बना रही है 60 डिग्री, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड है t2। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ बेटा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਨਰਲ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ l। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ कॉनिकल पेंडुलम बनेगा, है ना, तो ये इदा, क्योंकि आ पेंडुलम जो साइड नू डिस्प्लेस होएगा, तो आ लेंथ एल हो गई पुत, और आ हो गया थोड़ा सर्कल का रेडियस। ये ध्यान रखो। तो हुण आ एंगल अगर थीटा वा, तो इस ऑब्जेक्ट के उपर एक फोर्स लग रही है, वेट, टेंशन। तो आ टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है। तो इस टेंशन दे, क्योंकि आ वाली फोर्स सर्कुलर प्लेन दे ना तो परपेंडिकुलर है ना इन द प्लेन है, ये कंपोनेंट बन के ये हो गया टी कॉस थीटा, और आ हो गया टी साइन थीटा, है ना। आ सर्कल का सेंटर है, रेडियस आर है। हुण इस केस दे विच बेटा टी कॉस थीटा तो वेट नू बैलेंस करेगी, तो टी साइन थीटा की प्रोवाइड करू, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास इंटू ओमेगा स्क्वेयर आर। ओमेगा की है दी एंगुलर वेलोसिटी है। हुण बेटा इधर देखो, हुण अगर आप ये रेशो ले लीए, तो टैन थीटा की बन जाना, एम नाल एम कटिया गया, ओमेगा स्क्वेयर आर बाय जी। तो हुण एक होर गल नोट करो, सानू इस सर्कल का रेडियस नहीं दिता, क्योंकि दोनों वारी पेंडुलम सेम है, तो एल दिता होया। तो आप इस आर नू किदां मीनस अवॉइड कर सकते हैं इत्थे, कि थीटा के सामने एलिमीनेट कर देना ना, आप थीटा के सामने आर परपेंडिकुलर है, एल हाइपोटेन्यूज है। तो आर बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आर नू आप की लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, है ना। तो ओमेगा स्क्वेयर एल साइन थीटा बाय जी। हुण बेटा इत्थों देखो, हुण आ टैन साइन थीटा ही है ना, ये ओवर कॉस थीटा। तो कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई पुत, जी बाय एल कॉस थीटा। हुण सानू ओमेगा स्क्वेयर का मतलब है, ओमेगा हुंदा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है, हुण कन्फ्यूज ना होइयो, ये टेंशन नहीं है, टेंशन आ सीगी। तो आ टाइम पीरियड आ गया बेटा। हुण इहदे विच इत्थों देखो 4 पाई स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी बाय एल कॉस थीटा। तो टी स्क्वेयर के बराबर आ गया 4 पाई स्क्वेयर एल कॉस थीटा बाय जी। हुण ये बेसिक फार्मूला आप कढ़ लिया। हुण दोनों पेंडुलम जिहड़े है उन्हां लई 4 भी सेम है, पाई भी सेम है, एल भी सेम है, जी भी सेम है। इसदा मतलब t1 स्क्वेयर बाय t2 स्क्वेयर भी हो गया कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा 2। तो थीटा 1 पहले दे लई दिता होया तुहानू 45 डिग्री, थीटा 2 दूसरे लिए दिता होया 60 डिग्री, तो आंसर आ जानी है। तो इस तरीके दे नाल आपां जनरल रिजल्ट तैयार करके उस तो बाद कैलकुलेशन करनी है, पहला नहीं करनी। आम तौर पर असी एज ए स्टूडेंट पहले स्टैप तो ही कैलकुलेशन शुरू कर दें, जिहदे करके टाइम ज़्यादा लगता। तो आ बेटा रिजल्ट आ जाना तुहाडा इस न्यूमेरिकल का।
ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਪਾਈ ਐਲ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ तो t² cos थीटा ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ। 6th देखो बेटा, देखो जो 6th प्रॉब्लम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 3 identical particles are joined by a thread as shown in figure। ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ O ਤੇ ਹੈ, ਆ ਬੇਟਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, तो एक पार्टिकल आया बेटा ए, तो ये जो घूमेगा तो ये सर्कल का रेडियस है एल। हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है ये जो घूमेगा बी पार्टिकल, ये सर्कल का रेडियस है 2L, तो आ जिहड़ा पार्टिकल है सी, ये सर्कल का रेडियस है 3L। और तिन्ना दी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि तिन्ना ने इक्को दम सर्कल कवर करना, तो मतलब तिन्ना दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है इन सेम टाइम, तो इस करके तिन्ना दी टाइम पीरियड भी सेम है, तिन्ना दी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, तिन्ना है ना, तो तिन्ना दी ओमेगा सेम है। पर हुण ध्यान दिओ बेटा, ए पार्टिकल ते एक फोर्स लगनी है इधर नूं, ते एक लगनी है टेंशन, इहदे ते लगनी है T2, मतलब इस पोर्शन च टेंशन T1 है, इत्थे T2 है, इत्थे T3 है। तो हुण ए दे लई जिहड़ी इक्वेजन बननी है ए लई, वो बननी है आ दोनों अलॉन्ग द रेडियस एक्ट कर दियां, बट ये टूवर्ड्स द सेंटर है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो आ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर L, और ये लई बननी है बेटा T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर 2L, और ये लई बननी है T3 तो हुण आ तीनों इक्वेजन आ गई, इन्हों सॉल्व करके तुसी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा हुण एक गल होर देखो, वेलोसिटी ऑफ द आउटरमोस्ट पार्टिकल इज V0, दैन द रेशियो ऑफ टेंशन है ना, वह कोई फर्क नहीं बता, इन्हों की जी ओमेगा है ना, हुण गल सुनो, वो जिन्हों मर्जी पकड़ लो, हुण यदि सानू क्योंकि आ सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा वाला, तो यदि वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट है V0। हुण तुहानू याद होएगा सी दा सर्कुलर पाथ दा रेडियस 3L है पुत, तिन्ना दी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो V0 यदि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ते सर्कल दा रेडियस दा रिलेशन पता ही है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर हुंदा ना, तो इत्थे V दी जगह V0 आ गया, ओमेगा आ गया, और R की है इहदा 3L, तो यदा मतलब ओमेगा की वैल्यू तुसी V0 बाय 3L पुट कर लेनी है। हुण जदों तुसी इन्हां तिन्नां नूं ऐड करोगे T1 आ जानी है ना, सो T1 की वैल्यू तुसी इत्थे पुट करोगे T2 आ जाएगी, आ T3 आ गई, तो T1 T2 T3 की रेशो लैके तुसी उत्थों दस सकते हैं। बाकी मैथेमैटिकल कैलकुलेशन है। क्लीयर है अंकुश, नारायण, लक्ष्या, की पुत वो तो रिजल्ट है ना बेटा, क्योंकि ये तीनों पार्टिकल्स
जो है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं और तिन्ना दे सर्कल का सेंटर कॉमन है। तो ये तीनों पार्टिकल्स की एंगूलर वेलोसिटी सेम है बेटा। और आ जड़ियाँ फोर्सिस लग रही हैं, ये दो फोर्सिस ए ते लग रही, आ वालियाँ दो फोर्सिस बी ते लग रही हैं, आ फोर्स सी ते लग रही। क्योंकि देखो ना, ओ और ए च जी स्ट्रिंग है वो करके ए ते टेंशन है T1, और ए और बी च जी स्ट्रिंग है वो करके T2 टेंशन ए ते लग रही है और T2 टेंशन बी ते भी लग रही है। तो हुण आ दोनों फोर्सिस जड़ियाँ वा इन्हां विचों ये दोनों फोर्सिस अलॉन्ग द रेडियस है, रेडियस दे अलॉन्ग। पर जिहड़ी फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर हुंदी उहनूं पॉजिटिव लईदा, जिहड़ी अवे फ्रॉम सेंटर हुंदी उहनूं नैगेटिव लईदा। तो नैट फोर्स जो है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। हुण सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की हुंदी है ओमेगा स्क्वेयर आर, आर की है रेडियस, हुण इहदा सर्कल दा रेडियस एल है तो इत्थे एल आ गया। हुण जिहड़ा बी दा वा सर्कल दा रेडियस 2L है और सी दे सर्कल दा रेडियस 3L है और तिन्नां दी ओमेगा सेम है। पर ओमेगा की वैल्यू नहीं दिती सानू, सी दी लीनियर वेलोसिटी दिती है। लीनियर वेलोसिटी की हुंदी है एंगूलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो उत्थों आप ओमेगा की वैल्यू V0/3L इत्थे पुट कर सकते हैं सारे च। तो इस तरीके नाल करना बेटा, क्लीयर है। नारायण हुण देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। हुण इहदे विच तुहानूं दो केसिस दिते हैं बेटा। आ देखो, आ एक पुली है और आ दो मासेज है। तो हुण आपां की निकालना वा बेटा, एक्सलरेशन ऑफ मास एम, यदि एक्सल हुण तुहानूं पता भी ये दोनों मासेज है तो यदि एक्सलरेशन अगर ए उपर नूं है यदि नीचे नूं होएगी ये, है ना वाला। और एक्सलरेशन याद है कितना निकालते हैं, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना। इक्वेशंस बना के रिजल्ट डायरैक्ट याद रखना तुसी। तो m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इंटू जी, तो m ओवर 3m बाई इंटू, तो इस केस च एक्सलरेशन है g/3। पर हुण आ देखियो बेटा, हुण आ है स्ट्रिंग, आ है मास, आ है स्ट्रिंग, पर इस स्ट्रिंग दे नाल मास नहीं अटैच्ड। देखो दूसरी डायग्राम। तो की कर रहे हैं आप, इस स्ट्रिंग नूं पुत नीचे नूं पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स 2mg। हुण गल नूं समझो। हुण देखो, हुण इसकी एक्सलरेशन आप मान ली ए डैश। हुण ध्यान दो बेटा, हुण क्योंकि आप इत्थे की करना वा इस प्रॉब्लम च, आ एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया ऑन द स्ट्रिंग। हुण ये पॉइंट क्योंकि स्ट्रिंग मासलैस है तो ये पॉइंट भी मासलैस है। तो इस पॉइंट ते एक तो थल्ले नूं पुलिंग फोर्स लग रही है, दूजी आप शो कर देनी है टेंशन, टेंशन। हुण बेटा आ एक्सलरेशन ए डैश है, आ भी एक्सलरेशन ए डैश होनी है। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, क्योंकि ਇਹਦਾ मास 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि ये पॉइंट मासलैस स्ट्रिंग के ऊपर है। तो मास इंटू एक्सलरेशन नेट फोर्स 0 के बराबर 2mg माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू 2mg। तो टेंशन निकाल ली आप। हुण अगर टी पता लग गया बेटा तो हुण इत्थे देखो, हुण इहदे लई इक्वेजन लिखो, मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, बट टी की वैल्यू 2mg है, mm कट्टे गए, तो ए डैश इज इक्वल टू जी। मतलब इस केस
इस केस च एक्सेलरेशन और इस केस च एक्सेलरेशन डिफरेंट है, सेम नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों दी एक्सेलरेशन दोनों केसेस च सेम है, वो गलत हो गया है ना, फाल्स आ गया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ यही पूछा सी ना, ट्रू और फाल्स। तो ये तो है। हुण 8th प्रॉब्लम देखो बेटा, आ पुली है, इस पुली के ऊपर स्ट्रिंग पास कर रही है, तो आ दो मासिस अटैच्ड है, एम एम, और आ मास अटैच्ड है बेटा √2m। और उन्हें की क्या हुआ, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है, तो आप एंगल निकालना वा दिस वन। हुण क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो हर मास के ऊपर नेट फोर्स 0 है। हुण इस मास के ऊपर वेट mg, टेंशन t, वेट mg, टेंशन t, वेट √2mg। हुण इत्थे बेटा आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ना, आ वाली स्ट्रिंग, ये सेम स्ट्रिंग चल रही है, तो टेंशन t, हुण क्योंकि आ मास इक्विलिब्रियम च है, इसका मतलब जिन्नी फोर्स उपर नूं उन्नी नीचे नूं, और इदां ही ये तो भी T = mg, आ इक्वेजन आ गई। हुण ये केस च देखो बेटा, आ नीचे नूं है, ये इनकलाइंड है, तो आप कंपोनेंट्स बना लेने इन्हां दे। हुण क्योंकि आ एंगल थीटा और आ एंगल भी थीटा, तो टेंशन का इस तरफ कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, और इस टेंशन का भी इस तरफ हो गया T cos थीटा, और आ हो गया T sin थीटा, T sin थीटा। हुण आ T sin थीटा एक राइट नूं है, एक लैफ्ट नूं है, कैंसल आउट हो गए, बराबर है ना। हुण इस पार्टिकल ते आ नीचे नूं फोर्स लग रही है और आ दोनों ऊपर नूं लग रही हैं, तो 2t cos थीटा = √2mg, और आ t की वैल्यू है mg, रेशो ले लो, t कट्टी गई, mg कट्टे गए, तो cos थीटा = 1/√2 है ना, क्योंकि √2/2 आ जाना, तो थीटा 45 डिग्री है। क्लियर? तो इस तरीके नाल तुसी मतलब इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, इनू सॉल्व कर सकते हैं। हुण बेटा नारायण किथे चला गया? तो हुण देखो, हुण एक लास्ट क्वेश्चन आप जो सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 12 का छड्डिया सी बेटा, उन्होंने ध्यान नाल देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो ये बेटा देखो, हुण ध्यान दियो, गल समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड बॉडी बी इज, आ बेटा है बॉडी बी और आ फ्लोर है। बॉडी बी और फ्लोर दे विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिता होया 0.1। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी बी एंड ए इज, तो ए बॉडी बी दे ऊपर रखी है, और ए और बी दे विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिता होया 0.2। हुण फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन बॉडी बी, मास ऑफ ए m/2 है, मास ऑफ बी m है।
ठीक है बेटा। हुण देखो इनू हुण ध्यान नाल समझो बेटा। हुण होएगा कि बी फ्लोर दे नाल टच है और ए बी दे नाल इन टच है, ये सारे आपस च कॉन्टैक्ट है, बी फ्लोर नाल ए बी नाल। मैं जान के गैप शो किया डायग्राम की क्लैरिटी लिए। हुण बेटा इत्थे देखो जो आप पुल जी पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं एफ, वो बी ते लगा रहे हैं। हुण बी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस किधर नू मूव करेगी या करना चाहती है, राइट की तरफ, क्योंकि फोर्स बी ते लगाई जा रही है ना, तो बी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर राइट नू शिफ्ट करना चाहती है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फ्लोर है वो बी ते फ्रिक्शन किधर नू लगाएगा, पिछे नू, पिछे नू। हुण बेटा इनू आपां F1 लिख देने, इनू μ1। अच्छा हुण क्योंकि फोर्स बी ते लग रही है बेटा, तो बी बॉडी इस फोर्स करके विद रिस्पेक्ट टू ए किधर नू जाना चाहती है या जा रही है अगे नू, राइट नू। तो यदा मतलब क्योंकि बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपना रिलेटिव मोशन किधर नू करना चाहती है या कर रही है, राइट नू, तो यदा मतलब ए बी ते फ्रिक्शन पिछे नू लगाएगी। तो बी और ए फ्लोर दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो 1 दे नाल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 नाल, ए और बी च। हुण बेटा देखो हुण इस तरह की प्रॉब्लम नू किदां सॉल्व करीदा आपां कि अगर बी दे उपर ए ने फ्रिक्शनल फोर्स पिछे नू लगाई है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला बी ए ते फ्रिक्शनल फोर्स अगे नू लगाएगी बेटा। ठीक है। हुण देखो गल सुनो, हुण वेरियस कंडीशंस नू समझो। जो F1 है, अगर F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, अगर F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, देन B does not move over the floor। ठीक है ना, अगर F1 और अगर F1 काइनेटिक फ्रिक्शन है तो B विल मूव ओवर द फ्लोर। ये पॉइंट्स दिमाग च होने चाहिए है ना। अच्छा हुण जिहड़ी FS है वो हमेशा लैस दैन इक्वल टू FL है। हुण इनू मैं 1 नाल 1 करता ना, 1, ताकि 1 का मतलब है बी और फ्लोर च फ्रिक्शन। हुण बेटा आ कंडीशन नू दिमाग च रखो। हुण दूसरे पासे आ जाओ, ए और बी दे विच फ्रिक्शन F2 है। अगर F2 स्टैटिक फ्रिक्शन है, देन A does not move with respect to B। पर अगर F2 FK2 है, देन A will move सेपरेटली, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर ए और बी च सैपरेशन हो जाएगी। हुण देखो गल नूं समझण लई क्लीयर करो बेटा। हुण मान लो तुहाडे कोल टेबल है, टेबल के उपर बुक रख दो, बुक के उपर कोई होर छोटा जिहा ऑब्जेक्ट रख दो।
हुण बुक नूं पुल करो, ठीक है। तो अगर तुहाडी पुलिंग फोर्स इदां वा घट है तो तुसी नोट करोगे कि बुक टेबल के उपर मूव करेगी, पर बुक के उपर पिया ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू बुक रेस्ट ते ही रहेगा। पर अगर तुसी बुक नूं जरक दे नाल खिंचदे हैं ज़्यादा फोर्स लगा के, तो तुसी नोट करोगे कि बुक के उपर पिया ऑब्जेक्ट भी विद रिस्पैक्ट टू बुक अलग मूव करेगा। तो यदा मतलब जिहड़ा ए है वो बी दे नाल तब तक ही चलेगा जब तक F2 फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो ए और बी दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट या। हुण बेटा ये तो हो गया साडे कोल एक्चुअल सिचुएशन है ना। हुण देखो, हुण जदों मतलब ये बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, ये खास करके तो जदों बेटा अगर F2 स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर F2 स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब ए और बी दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, तो फिर ए और बी एज ए सिंगल बॉडी मूव करेंगे और दोनों की एक्सलरेशन सेम होएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होएगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होएगी विद रिस्पैक्ट टू सरफेस। हुण आ फोर्स लग रही है F। हुण क्योंकि ए और बी जदों एज ए सिंगल बॉडी मूव कर रहे हैं तो ए और बी दे विच जिहड़ियां दो फ्रिक्शनस आ गई F2 है ना, वो इक्वल बट ऑपोजिट होके इंटरनल फोर्सेस होके कैंसल आउट हो गई। तो हुण ए और बी दे विच आही फोर्स है। हुण ए और बी का टोटल मास कितना पुत्र 3/2 mg वेट हो गया ना टोटल, कट्ठा ही कढ़ लिया मैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्को ही हो जाना है ना। तो हुण लिमिटिंग फ्रिक्शन की आनी पुत्र आ वाला म्यू। हुण आ म्यू और एन की वैल्यू 3/2 mg इज इक्वल टू, देखो हुण म्यू की वैल्यू कितनी दी आ वाली 0.1, 3/2 एम की वैल्यू दी है नहीं, कोई गल नहीं। तो एम की वैल्यू mg रह गया है ना। तो आ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई। हुण इहदे विचों वैल्यू नूं निकालो कितनी बनी है 0.15 mg। ਇਹਦਾ मतलब अगर आप चाहते हैं, हुण गल नूं सुनो पुत, हुण आ दोनों जदों मिल के चलणगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्योंकि इन्नी है, ये मतलब जिहड़ी F फोर्स है वो 0.15 mg तो ज़्यादा होनी चाहिए है, तो ही ए और बी फ्लोर के उपर मूव करेंगे। पहली गल हो गई। दूसरी पॉइंट देखो बेटा, हुण ए और बी जदों एज ए सिंगल बॉडी मूव करेंगे तो इन्हां विच मैक्सीमम एक्सलरेशन ए जिहड़ी है वो कदों तक रहेगी। देखो हुण ए और बी नूं ध्यान नाल देखो, हुण जदों तुसीं F फोर्स नाल बी नूं पुल कर रहे हैं पुत, तो अगर ए विद रिस्पैक्ट टू बी हिलदी नहीं है तो ए और बी च स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सीमम वैल्यू लिमिटिंग हो सकती है ना। और ये लिमिटिंग कितनी होएगी, हुण आ लिमिटिंग ए और बी च होने करके हुण आ फोर्स आ गया आ mg है और आह नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ये नॉर्मल रिएक्शन ए दे उपर बी ने लगाया पुत्र। तो FL2 की वैल्यू आ जानी है आ वाला म्यू ते N1 और यदा मास m/2 है और आ वैल्यू 0.2 है, 0.1 mg। ठीक है। हुण अगर FL2 हुण अगर ए दे उपर लगन वाली फोर्स 0.1 mg तक रहिंदी है
ਤਾਂ A ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਐਜ਼ ए ਸਿੰਗਲ ਬॉडी मूव करेगी। ਇਹਦਾ मतलब A और B ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਜ਼ ए ਸਿੰਗਲ ਬॉडी मूव ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, A ਦੀ ਆ ਗਈ FL2 फोर्स ओवर मास 0.2 G। हुण G की वैल्यू कितनी है पुत्र 10। मतलब जब तक इस सिस्टम के ऊपर इन्नी फोर्स लग रही है कि A और B की एक्सलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सैकेंड तक ही है, तब तक ये दोनों एज ए सिंगल बॉडी मूव करेंगे। तो हुण देखो हुण इत्थों सारिया कंडीशनस तुहाडे को निकलनियां वा पुत्र। हुण पहला देखो द बॉडी विल मूव टूगैदर इफ F इज इक्वल टू 0.25 mg। हुण अगर F मान के चलीए, आ देखियो पुत, हुण इत्थे अगर F की वैल्यू 0.25 mg है, इत्थे पुट करो। हुण अगर पहला केस है कि अगर F की वैल्यू 0.25 mg है, तो अगर F की वैल्यू 0.25 mg है तो आ F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी है 0.15 mg। तो एक्सलरेशन नेट फोर्स मास कितना बन चुका 3/2 m इंटू A इज इक्वल टू F माइनस दिस वन mm कट्टे गए पुत। हुण A की वैल्यू देखियो, ये आ गया थोड़ा 0.2/3 G। G की वैल्यू अगर 10 है तो ये हो गया 2/3। हुण आ 2/3 की वैल्यू ये तो घट है, तो यदा मतलब अगर F की वैल्यू 0.25 mg है तो A और B दोनों एज ए सिंगल बॉडी मिल के चलनगियां टू मूव टूगैदर। यदा मतलब A पॉइंट ट्रू है। अच्छा हुण दूजा देखो द बॉडी A विल स्लिप विद रिस्पेक्ट टू B इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg। हुण अगर आ है 0.5 mg तो आ तो वैल्यू 0.15 ही है ना, तो इत्थे 3/2 m इज इक्वल टू 0.5 mg। तो आ गया डिफरेंस 0.35 mg। हुण आ देखियो 0.7 mg/3। हुण बेटा mm तो कटिया गया, तो ये बन गया 7/3, ये ग्रेटर दैन 2 हो गया। जबकि ये दो बॉडीज मैक्सिमम कितनी एक्सलरेशन तक टूगैदर चलनियां 2 तक, जबकि फोर्स 0.5 mg लगान ते ये एक्सलरेशन 7/3 आ रही, जोड़ी कि 2 तो ज़्यादा पॉसीबल नहीं है। इट मीनस ये अलग हो जाएगियां। मीनस अगर तुसी F नू 0.5 mg नाल पुल करोगे तो ये अलग हो जाएगियां। अच्छा यदा मतलब B जिहड़ा वा वो भी ठीक है कि A विद रिस्पेक्ट टू B स्लिप करेगी अगर F 0.5 mg है। और अगर बेटा द बॉडीज विल मूव टूगैदर इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg, ये गलत हो गया, अंडरस्टूड है, क्योंकि वो अलग चल रही हैं। द बॉडीज विल बी एट रेस्ट इफ F इज इक्वल टू 0.1 mg। हुण अगर आह 0.1 mg है तो हुण इस फोर्स नू सिस्टम नू चलाउण लई FL1 नालों तो ज़्यादा चाहिए है ना फोर्स। हुण ये फोर्स क्योंकि FL1 तो घट है तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो bodies will be at rest if F is equal to 0.1 mg. The maximum value of F for which the two bodies will move together is 0.45 mg. तो हुण अगर 0.45 mg है पुत्र 0.3 0.6, तो यदा मतलब जो F 0.45 mg है तो जी एक्सलरेशन पैदा हो रही है वो मैक्सिमम एक्सलरेशन है जिथे तक दोनों ने टूगैदर चलना। यदा मतलब मैक्सिमम फोर्स 0.245 mg के बराबर है। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए है बेटा